नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की कक्षा बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक ये वर्णित हैं। हम प्रस्तावना के अध्ययन के समय में देखते हैं कि भारतीय संविधान के लक्ष्यों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है और यही कारण है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया। भारतीय संविधान में प्रारंभिक दौर में ही समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया और इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के समक्ष चुनौती रही कि वो कौन सी विचारधारा का समावेश भारतीय संविधान के अंतर्गत करें। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में उदारवादी और समाजवादी दोनों ही विचारधाराओं का सुंदर समन्वय करने का प्रयास किया गया। मौलिक अधिकारों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये अधिकार उदारवादी विचारधारा के निकट प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसमें समानता, स्वतंत्रता, जीवन जीने के अधिकारों को प्रदान किया गया है, जो कि उदारवादी विचारधारा के प्रमुख तत्व हैं। और जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करते हैं तो हमें ये समाजवादी विचारधारा के निकट ले जाता है, क्योंकि इसमें राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो लोक कल्याणकारी कार्यों का संपादन करे और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना का प्रयास करे। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आर्थिक आदर्श के रूप में रखे गए हैं। संविधान के रचयिताओं ने राज्य से अपेक्षा की कि राज्य अपनी विधायी और कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के समय इन तत्वों को मूलभूत समझेगा। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत उल्लेखित है कि देश के शासन में ये मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 को जब हम देखते हैं तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना की बात की गई है और राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और राज्य से अपेक्षा की गई है कि वो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, राज्य ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। और इसमें राज्य से अपेक्षा की गई है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम उपयोग हो सके और जो संसाधन हैं उस पर किसी वर्ग विशेष का केंद्रीकरण ना होकर ये सभी लोगों के लिए इनका उत्पादन के साधनों पर सभी लोगों का अधिकार हो। इसके अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि पुरुष और स्त्रियां दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो पाए। और इसमें यह उल्लेखित है कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर अर्थात गरीबी से मजबूर होकर कोई भी व्यक्ति ऐसे रोजगार में न संलग्न हो जिससे उनकी आयु या शक्ति के जो अनुकूल ना हो और वो उनकी आयु और उनकी शारीरिक शक्ति से अधिक कार्य करवाने की परिस्थिति रखती हो। अनुच्छेद 39 में बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, स्वस्थ विकास के अवसर, सुविधाएं दिए जाने पर राज्य को व्यवस्था करने का निर्देश देता है और बालकों को किसी भी प्रकार से शोषण से मुक्त रखने के लिए परिस्थिति उत्पन्न कराने की व्यवस्था करने की अपेक्षा राज्य से करता है। और 39 कै के अंतर्गत राज्य पर कर्तव्य डाला गया है कि वो निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा और इस प्रकार काम करेगा कि सबके लिए समान न्याय सुनिश्चित हो सके, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 39 कै में ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण या फिर विधि की सहायता के शुल्क जमा न करा पाने के कारण न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसलिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था राज्य का दायित्व होगा।
अनुच्छेद 40 में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए इस अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, उसके लिए कदम उठाएगा, उनके लिए शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 42 राज्य विशेषतः महिलाओं के संबंध में काम की न्याय संगत और मानोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायताओं का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य को कुटीर उद्योगों के निर्माण के लिए प्रयास करने के लिए निर्देशित किया गया है और उनकी प्रोन्नति के लिए भी राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। यहाँ पर समान नागरिक संहिता से तात्पर्य है कि भारत के नागरिक के लिए एक ही प्रकार का कानून हो, अर्थात वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू हो। इसे ही समान नागरिक संहिता कहा जाता है और एसआर बोमई केस में भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही गई। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य इस संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा की व्यवस्था की गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य के लिए मौलिक अधिकार के रूप में इसे रखा गया है, जिसमें राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य व्यवस्था करेगा। यह एक अब मौलिक अधिकार के रूप में भी रख दिया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार का स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने हेतु राज्य प्रयास करेगा, ऐसी अपेक्षा की गई है। और राज्य से यह भी अपेक्षा की गई है कि मादक पेयों, मद्य निषेधों के उपभोग का मद्य निषेध के लिए राज्य प्रयास करेगा और इस तरह से जो भी नशीले पदार्थ हैं इनके उपभोग के लिए राज्य प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन का संगठन, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टता गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध को प्रतिषेध करेगा। अनुच्छेद 48 के राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उसे सुधार करने का प्रयास करेगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 48 के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, जिसमें राज्य से पर्यावरण की रक्षा और उसके सुधार हेतु अपेक्षा की गई। अनुच्छेद 49 में राज्य की राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण करने के लिए अपेक्षा की गई है। और अनुच्छेद 50 में राज्य कार्यपालिका, न्यायपालिका के पृथक्कीकरण हेतु प्रयास करेगा। हम देखते हैं कि 36 से लेकर अनुच्छेद 50 तक राष्ट्र के नागरिकों के लिए व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दिशा में निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करें। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति। दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध की स्थापना। तीसरा, राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का आदर और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने का प्रयत्न। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। यह एक और तो राज्य को इन नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार चलने के लिए निर्देशित करते हैं, दूसरी ओर राज्य को ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आधार भी प्रदान करते हैं। हम देखते हैं कि न केवल इसमें राष्ट्रीय नागरिकों के लिए, राज्य के नागरिकों के लिए कल्याण की बात इसके अंतर्गत समाहित की गई है, वरन इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित तत्वों को भी इसके अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात है या फिर मध्यस्थता के द्वारा किसी भी प्रकार के विवादों को निपटाने की बात है। और
सम्मानपूर्ण राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने की बात है इसके अंतर्गत की गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का जो दायरा है वो न केवल राष्ट्रीय स्तर तक है वरन इसका दायरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी है, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय तत्वों को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है और शांति को इसमें प्रमुख स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया है। आज की कक्षा यहीं तक।